नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं विदेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। और इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है, लेखक महोदय ने क्या बताने की चेष्टा की है इसमें, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, विद्वान मतलब बसे रचे बसे हैं, जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित हैं लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं। और उनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है। कुशिक्षित मतलब अनपढ़ और सुशिक्षित मतलब पढ़े लिखे होता है। कुमार्गियों को सुमार्गियां कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना, मतलब कि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको सुमार्ग मतलब अच्छे रास्ते पर चलाना। और अधार्मिकों को धर्मत्व समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के भी लोग आज मौजूद हैं। आगे देखते हैं। पहली नंबर एक में वो बताते हैं कि पुराने संस्कृत कवियों को के नाटक में कुलीन स्त्रियों को अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणविद में उनको पढ़ाने के नियमबद्ध प्रणाली जरूर मिलती। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि शायद ऐसी प्रथा नहीं थी कि स्त्रियों को पहले इतिहास और पुराणों में जो है उनको पढ़ाया जाता हो। आगे लिख रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से छोटा सा श्लोक वह लिख सकी। उन्होंने कहा कि कोई जो शकुंतला नाम की नायिका है, उसको बहुत ही कम पढ़ने लिखने का ज्ञान था, तो उसने जो है बहुत छोटा सा श्लोक लिखा। तो इस पर भी उस इस ने कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को काहे दुष्परिणाम था। तो कहने लगे जो शकुंतला थी, वो आपको याद होगा, वो भरत और दुष्यंत और शकुंतला वाली बात, तो वही है ये शकुंतला। कह रहे उन्होंने लिखा जो, तो ये पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तीसरे पॉइंट में लिखते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अनपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। कह रहे कि पढ़े लिखे की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो अनपढ़ों की भाषा थी तो उससे भी पढ़ा लिखा की बात की जाती समय के लिए थी, उस समय के लिए अधिक प्रभाव उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम दो चार बातें लिखे देते हैं, क्या उसके बावजूद भी हम कुछ बातें लिख दे रहे हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। कह रहे हैं कि नाटकों में जिस तरीके से बोला गया है, तो इससे ये जरूर जो है साबित नहीं होता कि वो सब लोग अनपढ़ थी। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। कहने कि भले वो अनपढ़ थी, लेकिन इतना नहीं कहा जा सकता कि वो जो है अनपढ़ थी। केवल संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत है और न गंवार होने का। कह रहे कि अगर संस्कृत कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उससे ये पता नहीं चलता कि वो अनपढ़ है। ठीक है, कोई सबूत नहीं है उसके। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनके संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूत और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का साहस करे। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जो पहले भवभूत और कालिदास के नाटक के समय की जो शिक्षित थी समुदाय था, वो भी संस्कृत बोलता था। उससे पहले की जो महिलाएं थी जो बोलती थी, तो क्या वो सब शिक्षित थी? इसका क्या प्रमाण है? कोई सब हमें बताइए कि ये प्रमाण है। और वो जो है स्त्रियां इस चीज को नहीं जानती थी, इसलिए वो अशिक्षित थी, ऐसा लेखक महोदय ने बताना चाहा है यहाँ पे। आगे लिख रहे हैं लेखक महोदय कि सबूत तो प्राकृत के चलन
के ही मिलते हैं। प्राकृत भाषा ना होती तो बौद्ध और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्म उपदेश देते। उन्होंने कहा जो प्राकृत भाषा है वो भी तो एक भाषा है जिसमें बौद्ध और जैन के हजारों ग्रंथ है। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। लेखक महोदय ने कहा है कि भले आज उस समय जो है लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन जो प्राकृत भाषा थी वो वहाँ की मूल भाषा थी, बेसिक लैंग्वेज आप कह सकते हैं। तो अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा जो लोग बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वो अशिक्षित होने का चिन्ह तो नहीं है। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमार चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार तो हिंदी के थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। लेखक महोदय ने यहाँ पे कहा है कि अगर उस समय जो है प्राकृत भाषा अपढ़ की थी तो आज जो हिंदी के अखबार हैं वो भी जो है गंवार ही लिखते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा हिंदी बंगला है। हिंदी बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौर सैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषा इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। लेखक महोदय ने बहुत कुछ एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे समझाया है कि जो भी आप रीजनल लैंग्वेज बोलने लगते हैं और वही आपकी प्राकृत भाषा हो जाती है। जरूरी नहीं कि आप जो है संस्कृत जाने ही। जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से इन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। लेकिन उस समय यह था कि जो लोग संस्कृत बोल पाते थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया प्राकृत भाषा बोलने वालों से। आगे लिखते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो। ये सब प्रश्नवाचक सोच रहे हैं इस तरीके से और कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों की मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते। कहते हैं कि पुराने जो ग्रंथ हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं जैसे कि पुष्पक विमान का, तो उसी तरीके से लेखक महोदय कहते हैं कि अगर हम पुष्पक विमान की बात मान लें कि वो सच थी और शब्दभेदी बाण की बात मान लें अगर वो सब सच था, तो उस समय की स्त्रियों को कैसे मूर्ख या अनपढ़ कहा जा सकता है। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्वारा आदि स्त्रियों से करवाए और हम उन्हें का कहरा पढ़ना भी पाप समझें। शील और विद्या कौन थी? उन्होंने पूछा कि अगर इस तरीके से है तो शील और विद्या कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदत हुई या नहीं? संगंधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धत है वे क्या अनपढ़ थी? उन्होंने कहा बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, उदाहरण प्रस्तुत किए और फिर पूछने क्या वो सारी स्त्रियां अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सिखाने की आज्ञा दी थी,
उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा न थी। कौन विज्ञ ऐसी बात मुख से निकालेगा? विज्ञ मतलब होता पढ़ा लिखा ज्ञानी, और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात करे तो उनकी बात को मानेगा कौन? अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पंडित प्रकट करें, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती, न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। कुफल मतलब होता है जो है खराब फल, समझो। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष के घूंट। उन्होंने कहा कि अगर स्त्रियां पढ़ लेती हैं तो उनके लिए कालकूट हो जाता है, बहुत बुरी चीजें होती है। और अगर अगर पुरुष वही पढ़ लेते हैं तो उनके लिए पीयूष का घूंट, पीयूष मतलब होता है अमृत, अमृत का घूंट बन जाता है। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही। उस समय स्त्री को पढ़ने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। कह रहे कि उस समय जब नहीं थी पढ़ने की जरूरत तो नहीं थी, अब है और अब पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो भी हो गया हो गया, अब हम स्त्रियों को पढ़ाने की जो नियम है उसको तोड़ देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के पक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अनपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत 10 स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्रकालीन स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेखक महोदय बता रहे हैं कि जिस तरीके से रुक्मिणी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण को भिजवाया था ब्राह्मण के हाथों, और वह पत्र संस्कृत में था, ना कि प्राकृत में, तो क्या वो उस समय अनपढ़ थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सभी जो आप कहते हैं कि अनपढ़ थी, वो ऐसा नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पनाएं माननी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। कह रहे हैं कि अगर हम भागवत की बात मान लें कि वो काल्पनिक है, तो जो आजकल जो नाटक हैं वो उससे भी गए गुजरे होते हैं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने के ही का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। कह रहे हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर ये सारा अनर्थ समझा जाना चाहिए, तो जो पुरुषों ने किया है वो भी पूरा अनर्थ ही है। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब आज यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। कह जितने भी ये कुकृत्य होते हैं, नरहत्या, डाके डालना, चोरी करना, तो इस तरीके के परिणाम स्वरूप स्कूल पाठशालाएं बंद होनी चाहिए। पर विक्षिप्तों, वात व्याधितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। कहने की अगर ये बात की जाए तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ऐसी दलीलें प्रस्तुत करेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटुआ कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? क्या वह यह कहती कि आज पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए, क्योंकि उन्होंने जो है गंधर्व विवाह किया था और मुकर गए थे। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। किंचित मतलब होता बहुत थोड़ा सा। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में
अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है। सुनिए, जिस तरीके से मतलब उनको कहा गया है शकुंतला को, उसी तरीके से जब राम जी सीता को वनवास से लाते हैं तो उसके बारे में लिखा है, वाचस्त्वा मच्चनाथ सा राजा वह विसिद्धमाति यत् समक्षम माँ लोकवादम श्रवणादहाशीय सुषुत्वा तकित्वम तदृश कुलस्य। ये कुछ संस्कृत में एक श्लोक है 4 लाइनों का, आप लोग पढ़िएगा, अच्छा है। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आग में सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी, तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्या बात सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्व को शोभा देने वाली है। यह संस्कृत का श्लोक जो है, सीता जी ने लक्ष्मण से कहा था कि तुमने सिर्फ सुन करके हमारी परीक्षा के परिणाम से जो है आप लोग संतुष्ट ना होकर के केवल लोगों की बातें सुनकर जो है हमारी को छोड़ दिया गया। तुम्हारे कुल के अनुरूप है, यह शोभा देता है। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर न उसके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्त किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। नृपस्य वर्णाश्रम पालम यत् सा एव धर्मो मनुना प्रमीणिता। सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण है, वह आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक के असत्योमन्युभर्त्याग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटुवाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न आकोलहीनता का। कविवर महोदय, लेखक महोदय कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज से व्यथित हैं और अगर आप उसको उस भाषा में जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से उन्होंने शकुंतला जी और सीता जी का जो है उदाहरण दिया है, और उन्होंने बताया कि ये दोनों महासाध्वी महापंडित प्रकांड पंडित मानी जाती थी, और क्या ये उस समय न अनपढ़ थी, गंवार थी। ये कोई अकुलीनता का या फिर गंवारपन का प्रतीक नहीं है। पढ़ने लिखने का स्वयं कोई बात नहीं जिसमें अनर्थ हो सके, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों भी होते हैं, अपढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं कि पुरुषों से भी कई गलतियां होती हैं तो स्त्रियों से भी हो सकती हैं, तो स्त्रियों को पढ़ाना जरूर चाहिए जो भी हो। लोग यह भी कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी और न उन्हें पढ़ने की मुमकिनियत थी। वे तो इतिहास की अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध समाज की उन्नति में बाधा डालना है। जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं और भी चीजें तो वो समाज की उन्नति में बाधा डाल रहे हैं। उसमें 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 सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनाथकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष न देना चाहिए। लड़कों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं। लेखक महोदय कहते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने की प्रणाली अच्छी नहीं है तो क्या लड़कों के लिए अच्छी है? ऐसा नहीं है। इससे तो सारी स्कूल कॉलेज बंद ही कर देने चाहिए।
नहीं तो अगर आपको लगता है बुरा है तो आप संशोधन कराइए, अगर संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, घर में, स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी में आप पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए पढ़ने कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह करने वाला है, नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। 16 आने मतलब हमने पहले बताया है, 2 आने 1 रुपए में 4 आने होते हैं, 1 आना 25 पैसे को बोलते हैं, तो 16 आने मतलब पूरा रुपया। ठीक है, इस तरीके से ये जो है चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, और ये सारी चीजें शब्द संपदा आप देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बहुत ऐसा नहीं है जिसका हमने आज ना बताया हो। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नई वीडियो के साथ में पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करते चले, लाइक शेयर करते चले। जय हिंद।